नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं को घेरकर शुरू हुआ किसान आंदोलन 9 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया। किसानों की सिंघू और टिकरी बॉर्डर से आज से रवानगी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में कई ट्रैक्टर दोनों ही बॉर्डर से घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। रवानगी से पहले किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर भंगड़ा भी किया। बचे हुए किसान अपने ट्रैक्टरों और बाकी साजो सामान लोड करने में जुटे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोई इसे किसानों की जीत बता रहा है, तो कोई सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित करने में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस आंदोलन से किसानों को क्या हासिल हुआ? क्या सरकार ने कुछ खोया? एक नजर डालते हैं आंदोलन के 378 दिनों के नफा नुकसान पर, और इसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे विशिष्ट अतिथियों से हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाएं 378 दिन से जाम थी। हालात ऐसे थे कि किसानों की मोर्चेबंदी सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार की चारों तरफ हो चुकी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया तो ये मसला सुलझने के आसार बनने लगे। लेकिन किसानों ने एमएसपी समेत दूसरी मांगों को पूरा करने की बात रख दी। इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत का दौर शुरू हो गया और महज 20 दिन बाद 9 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन वापसी का ऐलान कर दिया। अब दिल्ली सहित एनसीआर के दूसरे जिलों में आवागमन सुचारू होने के बाद स्थानीय उद्योगों को खासी राहत मिलेगी। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा, किसान आंदोलन के दौरान दोनों राज्यों की छोटी बड़ी करीब 25,000 औद्योगिक इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में स्थानीय उद्योगों को घाटे की भरपाई में लंबा वक्त लग सकता है। बॉर्डर बंद होने से बुरी तरह से त्रस्त स्थानीय किसान अब दिल्ली सहित एनसीआर के दूसरे इलाकों में अपने फसल उत्पादों की आपूर्ति आसानी से कर सकेंगे। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर और सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए लोगों की बात करें तो यहाँ भले ही पंजाब के किसानों की भागीदारी ज्यादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा के कारोबारी और किसान हुए। पिछले साल 26 नवंबर को बॉर्डर बंद होने के बाद से ही उद्योगों तक कच्चे और तैयार माल की सप्लाई बाधित होने से बड़ी संख्या में उद्योगों पर ताला लग गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार कुंडली और टेकरी बॉर्डर बंद होने से एक साल में उद्योगपतियों और कारोबारियों को करीब 50,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन, सड़क, टोल प्लाजा और रेल सेवाएं बाधित होने से आपूर्ति श्रृंखला खासी प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था पर इसका असर आगे भी दिखेगा। इससे अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार भी प्रभावित हो सकता है। कपड़ा, वाहन, कलपुर्जा, साइकिल, खेल का सामान जैसे उद्योग क्रिसमस से पहले अपने निर्यात ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे वैश्विक कंपनियों के बीच उनकी छवि प्रभावित होगी। किसान आंदोलन के चलते एक साल से अधिक समय से बंद चल रहे टोल प्लाजा भी अब खुल जाएंगे। टोल बंद होने से अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 600 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। शुरुआत में काफी लोग किसानों के समर्थन में थे, लेकिन फिर कई मुख्य रास्ते जाम करने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव ने किसानों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान आंदोलन को लगभग खत्म माने जाने लगा। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मोदी सरकार की बात करें तो वह अपने अडिग रवैये को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। बात चाहे 3 तलाक कानून की हो या नागरिकता संशोधन कानून की, हर मोर्चे पर उभरा आंदोलन किसी भी हालात में केंद्र सरकार के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन किसानों ने उस परिपाटी को ही बदल दिया। वे अंत तक अपनी मांगों पर डटे रहे और उन्हें मनवा कर ही माने। किसानों ने सिर्फ कृषि कानून के मसले पर ही जीत हासिल नहीं की, बल्कि वे दूसरे जिन मुद्दों पर अड़े वो मांगे भी मनवा कर ही माने। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसानों के मामले में सरकार को बार बार अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा, जो उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि किसानों के आंदोलन को खत्म करके सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
पार्टी को इसका फायदा पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी की 136 में से 109 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी को हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। आंदोलन में भाग ले रहे बहुत सारे किसान पश्चिमी यूपी से जुड़े हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी ने किसानों की इस नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ चुनावों में भुनाने के लिए गठबंधन भी कर लिया। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस फैसले ने तमाम विपक्षी दलों के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया, जिसके सहारे उन्हें चुनाव में बढ़त मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में इस मसले में कदम पीछे खींचना मोदी सरकार के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आम जनता के मन में ये धारणा बनेगी कि सरकार की कोशिशें हर मसले को सुलझाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी किसान आंदोलन की, क्योंकि कई दिनों तक बैठे किसान सड़कों पर आज अपने घर वापसी लौट रहे हैं। 378 दिनों का ये सफर कैसा रहा, क्या नफा क्या नुकसान इस बीच हुआ, और साथ ही साथ विषय ये भी रहेगा कि आखिर अब सरकार क्या इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। और इस बात पर भी हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो एक बुरे दौर से गुजरी, कोरोना काल में हमने अर्थव्यवस्था चरमराई हुई देखी और कुछ उसका असर इस दौरान भी पड़ा, क्योंकि सड़कें बंद हो गई थी, जिससे कि जो कच्चा माल है वो आगे तक नहीं सप्लाई हो पा रहा था, जिससे अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं गर्त में चली गई थी, खराब हुई थी। उसका अब क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। जो एन ठकरवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। राज सिंह देसवाल जी इस वक्त हमारे साथ है, सेक्रेटरी है बीकेयू के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर राज सिंह देसवाल साहब आपसे है, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ करती हूँ। ये अब घर वापसी का जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है, 378 दिनों का ये आपका सफर कैसा रहा और कितनी बड़ी जीत आप इसे फिलहाल मानते हैं? देखिए, ये जीत की बात तो जो है ना, मैं अभी इतना ज्यादा जीत वाली बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे जो मित्र जो हम साथ आए थे, उनमें से कुछ आदमी हमारे बिछड़ गए, कुछ हमारे मित्र बिछड़ गए। अब गांव में जाएंगे, पहले उनके साथ रहते थे, अब अकेले अकेले रहेंगे, तो ये दुख हम जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, इन यादों को हम भूलेंगे। हमें तरह तरह के जो ना संबोधन दिए गए, हमारे परिवारों को ऐसे ऐसे बातें कही गई, बहुत ही घटिया स्तर पर यह सरकार उतर आई थी। और जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं आप लोग सब, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे साथ जो है ना बदतमीजियां करने के लिए। और रही बात की ये बार बार कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, इनके तो नहीं, आज ये सारे ही मास्टर स्ट्रोक होते हैं। जब इन्होंने नोटबंदी करी वो भी मास्टर स्ट्रोक था, जीएसटी लाए वो भी मास्टर स्ट्रोक था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो भी मास्टर स्ट्रोक था, और अब हमारे को जो है ना हमारे साथ ये समझौता कर दिया, ये भी मास्टर स्ट्रोक है इनका। इनकी वो हालत है, एक बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आता है, पहली बॉल पे सिक्सर मारना चाहता है, बॉल को मारा और बाउंड्री पे कैच हो गया, जीरो पे आउट हो गया, और बाद में जो है ना उसके जो समर्थक थे वो कहते हैं क्या स्ट्रोक मारा था हमारे जो है ना बैट्समैन ने, बॉल सीधी सिक्सर लग रहा था। अरे भाई, वो बाउंड्री पे कैच हो गया, आउट हो गया जीरो पे। इसकी वो हालत है इस सरकार की। और इसने अभी भी जो है ना हमारे ये जो आंदोलन है ना, ये समाप्त नहीं हुआ है जी, ये हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है। इस आंदोलन के लिए 15 जनवरी को फिर हम मीटिंग करेंगे। हमारी पूरी नजर रहेगी सरकार के ऊपर कि अपनी बातों पे जो ना कितना अमल करती है और कहाँ कहाँ पीछे हटती है, कहाँ आगे बढ़ती है। तो आंदोलन आप तो जानते हो ये कभी समाप्त थोड़ी होते हैं, तो एक बात प्रोसेस है ये। हम एक बात पर जो है ना इन सरकार पे फिर भरोसा किया, हालांकि भरोसे लायक इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, ठीक है, भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है मिश्रा जी, ये आंदोलन समाप्त नहीं, ये आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर सरकार को ये कितनी बड़ी राहत है? नेहा जी, सबसे पहले जो कोई आंदोलन होता है उसका जब खत्म मतलब जब समाप्त होता है, निश्चित तौर पर उसका मूल्यांकन होता है, जो कि कहाँ पर हमें देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ या कहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ, क्या सामाजिक स्तर नुकसान हुआ या प्रदेश स्तर। निश्चित तौर पर एक मूल्यांकन तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश है, ये सबका देश है।
क्योंकि आज अगर ये देश चल रहा है तो सबके टैक्स के पैसे से ही चलता है। इसमें कोई किसी का कोई व्यक्तिगत कोई जो एक्सपेंस करेगा ऐसा तो है नहीं। व्यक्तिगत व्यय के ऊपर में ये देश चलता है। ये सबके टैक्स के पैसे से चलता है। इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, इसमें फार्मर भी हैं, इसमें हम भी हैं, हम इसमें आप। निश्चित तौर पर ये आंदोलन बहुत लंबा चला, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, बार बार ये कहा जाता है जो कि इसको पांच राज्यों के चुनाव के साथ जब जोड़ दिया जाता है इस आंदोलन समाप्त करने के लिए, इसके पीछे ये रीजन था, इसके पीछे ये कारण था। मैं आपको बता दूं, ये देश 135 करोड़ जनता का देश है। निश्चित तौर पर इसमें कहीं भी सुख भी है, कहीं दुख भी है, कहीं घाटे भी हैं, कहीं नुकसान भी है, निश्चित तौर पर। लेकिन जो सरकार की जो अपनी मंशा है, जो सबका साथ और सबका विकास का जो एक उसका मुख्य मंत्र है, निश्चित तौर पर, और अंत तक जो कन्याकुमारी तक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां तक उनको लाभ मिले, ये उसी मूल मंत्र के ऊपर में चल रहा है। देखिए, अगर कभी कभी ये कहा जाता है जो कि किसान आंदोलन में हमको ये कहा गया, जब हम झगड़ते हैं तो कोई हम ये नहीं सोच करके चलते हैं वहां पर फूल बरसेगा। पहली बात। दूसरी बात, उसमें अगर क्रियाकलाप अगर कुछ ऐसा हो जाए जो अराजक तरीके से हो जाए और सामाजिक हो जाए तो निश्चित तौर पर अंगुली तो उठेगी। आज अगर 26 जनवरी तो आज 70 साल अगर या 75 साल हुआ है देश की आजादी, तो क्या इसको किस तरह नजर से देखेंगे? तो इस तरह की जो परिप्रेक्ष्य है, अगर पूरे आंदोलन के देखा जाए तो मैं कहता हूं निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक राहत तो है ही, क्योंकि इस तरह से किसान एक वर्ग जो है वहाँ पर असंतुष्ट था, सरकार के लिए एक बड़ी राहत। ठीक है मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चुनावों से एन पहले आंदोलन में जो तमाम मांगे किसानों की थी वो सरकार ने मान ली है? क्या विपक्षी पार्टियों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है सरकार ने इन मांगों को मान के, इस आंदोलन को स्थगित करवा के? सबसे पहले तो मैं जनरल बिपिन रावत जी और जो भी उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि आज किसान मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी अपनी समाप्ति आज की बजाय कल कर दी है। वो भी मॉर्निंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितने भी किसान मोर्चे वाले हैं उन्होंने कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं करी है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से। और जो बात कर रहे हैं कि एक चुनावी मुद्दा, ये एक चुनावी मुद्दा नहीं था, ये किसानों की हकों की लड़ाई थी, उनका संघर्ष था। पर बीजेपी की सरकार ने, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो खेती मंत्री हैं, उन्होंने इतना वक्त क्यों जाया किया? जब पहले तो राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर एक इसको गैर लोकतांत्रिक तरीके से बिल्स को लाया गया, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको बिल को लाया गया, जबरदस्ती उस टाइम राज्यसभा टीवी की फीड, लाइव फीड काट दी गई, टेलीकास्ट बंद कर दिया गया, एक वॉइस वोट कर दिया गया जिसमें आधे से ज्यादा एमपी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद 1 साल से ऊपर हो गया, 700 से ज्यादा मौतें। तो मुझे नहीं लगता कि आप आज उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि आप पहले क्यों नहीं वापस लिया गया। और उसके बाद बीजेपी के चाहे साक्षी महाराज हो, इनके जो एमपी हैं उन्नाव से, उन्होंने बोला कि बिल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। फिर राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि बिल तो दोबारा आ जाएंगे, वापस ले लिए, फिर आ जाएंगे। तो अभी भी ये लोग ऐसी जो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अराजकता जो कहते हैं कि फैल जाती है, वो इसी तरह के बयानों की वजह से फैलती है। और अगर आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ का लॉस हुआ, उसके लिए किसान नहीं सरकार जिम्मेवार है सीधे तौर पर। जब आपको पता है कि उनको नहीं चाहिए तो आप क्यों थोप रहे थे उन कानूनों को? और अगर ये बंगाल नहीं हारते, जो बाकी बाई इलेक्शन नहीं हारते, तो शायद ये नहीं करते, बिल्स को वापस नहीं लेते। और ये बहुत ही एक वेलकम डिसीजन है। हम बहुत खुश हैं कि ये बिल्स को वापस लिया गया है। बट जैसे कि हमारे माननीय बीकेयू के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को दोबारा किसानों की मीटिंग होगी, उसके अंदर वो फिर सरकार के साथ इसके ऊपर चर्चा करेगा और देखेंगे कि सरकार इन फैसलों पे अमल कर रही है या नहीं। ठीक है देसवाल जी, जिस बात का जिक्र अभी जॉइन जी कर रही थी, क्या वाकई आप लोगों को सरकार की मंशा पर अभी भी शक है, इसलिए आंदोलन को खत्म करने की बजाय स्थगित किया गया? देखिए, जो भी इस देश के अंदर आदमी है ना, अभी अगर 130 करोड़ में से आप एक
लगभग 129 करोड़ ये कहेंगे कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछला इतिहास इनका बताता है कि ये जो भी कुछ कहते हैं वो भरोसे लायक बात होती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है, एक तो हमारा जो आपस में किसानों का जो भाईचारा है वो एक बहुत बड़ा परिवार बन गया। दूसरा, हमें शतरंज खेलना आ गया। नहीं तो हम लोग कहाँ शतरंज के खिलाड़ी थे, हम लोग तो जो है ना सीधे साधे अपना काम धाम में लगे रहते थे। और अब हमें जो है ना ये राजनीतिक एक दल मिल गया हमें, जिसने हमें जो है ना ये शतरंज खेलना सिखा दी। अब हम इनकी सारी चालों से वाकिफ हैं, बट इनको जो है ना, जो इन्होंने ये कानून वापस लिए हैं, ये तो है ना, इसके अंदर ये बिल्कुल लेने ही थे। राकेश टिकैत जी पहले दिन से कह रहे थे इनकी दवाई हमने बना ली है, और ये तो जो है ना कानून वापस लेंगे और यही सरकार वापस लेगी। वो तो हमें पहले से पता था इनको लेने हैं वापस। ये लोग एक पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं, अपनी इनकी कोई ताकत नहीं है। व्यक्तिगत एक तो नैतिक बल होता है ना, वो इस सरकार में इतना नहीं है। ये तो सिर्फ नहीं, इसे सरकार का बड़प्पन नहीं कहेंगे आप? नहीं, कहाँ का बड़प्पन है नेहा जी, इनकी मजबूरी है, इनको पता है। और वो मजबूरी अभी भी इनकी बनी हुई है, वो मजबूरी इनकी दूर नहीं हुई है। हम मजबूरी तो है, हम मर जाएंगे, हमारी सरकारें नहीं भूलेंगी तो अत्याचार इन्होंने हमारे ऊपर करा है ना, वो भी नहीं भूलेंगे। तो इन्होंने हमारे नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। रमाकांत मिश्रा जी, सीधे से सवाल मेरा आपसे है, जिस बात का जिक्र अभी देसवाल जी कर रहे थे कि मजबूरी बन गया था तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना और उसके बाद उन तमाम बातों को भी मानना, उन तमाम मांगों को भी मानना जो कि किसानों की तरफ से लगातार की जा रही थी, क्या वाकई सरकार की मजबूरी था क्या? नेहा जी, यहाँ पर देसवाल साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद होता है और हम सब के प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। एक संवैधानिक पद होता है और उन्होंने आकर के क्षमा मांगी है और इस तरह से चैनलों पर बैठ करके कह रहे हैं जो कि नहीं, उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। बहुत बड़ी बात है, जो कि ये अपने आप को एक संवैधानिक पद के व्यक्ति से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में 62 संविधान संशोधन विधेयक पास किए गए हैं, 62 संविधान संशोधन विधेयक वापस लिए गए हैं। सर, ये संदेह कौन पैदा करता है सर? आपके ही अगर पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं, या फिर आपकी ही पार्टी के नेता ये कहते हैं कि फिर आ जाएंगे जी कानून, तो फिर बन जाएंगे कानून, तो फिर इसमें संदेह पैदा ना हो तो और क्या हो? मैं बता रहा हूँ आपको। और इस देश में 62 विधेयक वापस अभी तक लिए जा चुके हैं और जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे हैं जो कांग्रेस के समय में उसको खारिज कर चुका है। लेकिन इस बिल को आपने देखा होगा, इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया था। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया था, केवल उसको एक्सटेंड किया था। और ये समझना चाहिए, जो एक न्यायालय भी उस बिल को सम्मान देते हुए 2 साल तक एक्सटेंशन दिया था और उस चीज को न समझते हुए यहाँ पर कह रहे हैं जो कि नहीं, इनके ऊपर में विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें क्या समाज को क्या ये संदेश देना चाहते हैं? किसान है लेकिन एक जिम्मेदार भी तो है, एक जिम्मेदार व्यक्ति भी तो है यहाँ पर इस समाज के। ऐसा तो नहीं है जो कि किसान है तो इसका मतलब वो सर्टिफिकेट मिल गया और इनके को कुछ भी कहने के लिए अधिकार है। एक संवैधानिक गरिमा होती है, उसको भी बचा करके चलना चाहिए हम लोगों को। तो सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर शंकाएं पैदा क्यों ना हो अगर आपके ही नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे? या तो फिर उनको चुप कराइए, वो इस तरह की बयानबाजी ना करें मीडिया में, ना लोगों को भ्रमित करें, या फिर आप लोगों की नियत में अगर शक है तो फिर वो बात अलग है सर कि वो कहीं ना कहीं नेता आके इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी न नियत में शक है, न कर्म में शक है, न क्रियाकलाप में शक है। अगर हमने कमिटमेंट किया है निश्चित तौर पर, जैसे अभी कह रहे हैं जो 15 जनवरी के बाद या जनवरी में जाकर के इसका रिव्यू होगा, रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर इसको अगर कहा गया है, उन्होंने खुद आकर के क्षमा मांगी है उन्होंने और आकर के उन्होंने कहा है, तो निश्चित तौर पर किसानों की सारी बातें सुनी जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। और ये देशनाथ साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पर। गैर जिम्मेदार वो हैं कि गैर जिम्मेदार बीजेपी सरकार? अरे गैर जिम्मेदार आप लोग हैं, गैर जिम्मेदार आप लोग हैं। हमने आपके समय में हमारी वजह से 720 किसानों की जाने नहीं गई, हमारी वजह से 50,000 करोड़ का घाटा नहीं हुआ, हमने किसानों को गाड़ियों से कुचला नहीं और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो क्या है? आप लोग गैर जिम्मेदार हैं।
70 सालों हम से किस चीज के जिम्मेदार हैं? किसानों की बात उठाने के लिए हम इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने मदुराई में आपका एजेंडा पिछले साल कह दिया था आप लोगों कि का ये एजेंडा बिल खत्म हो वापस चुका है। होंगे। आप या हम लोगों का इसलिए एजेंडा जिम्मेदार खत्म है हो कि चुका तोमर है। जी बार कह रहे थे समझने बिल की वापस कोशिश नहीं करिए। होंगे। आप लोगों का एजेंडा ठीक है, खत्म दिस हो वाज चुका है। नहीं नहीं ऐसे नहीं जयंत जी, ठीक है मिश्रा जी, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं होगा। किसानों को मारा गया, देसवाल जी, कुचला गया। ठीक है मैम, ठीक है। देसवाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा है इस आंदोलन की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, अभी रमाकांत जी ने कहा कि देसवाल साहब जो ना गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। रमाकांत जी, आपके पाले में गेंद आप मुझे गलत साबित उस दिन करना जिस दिन आप जो है ना इन सारी मांगों को जो हुआ है इसको अमल में ले आएंगे। आप देखते रहिए, आप भी यही है, हम भी यही है। ऐसा में उस दिन मैं मान लूंगा आपके सामने कि हाँ मैं उस दिन गलत था, लेकिन मेरा अनुभव बताता है जो इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस में लिए होंगे पहले जो कानून वापस, उन्होंने कभी दावा नहीं करा कि हमने जो ना मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप लोग समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक का दावा किया जा रहा है क्या देसवाल जी? हाँ, ये तो एक ये दावा कर रहे हैं। हमने तो कभी कहा ही नहीं जो कि ये मास्टर स्ट्रोक है। हमने कोई ऐसा शब्द यूज किया क्या? कभी नहीं यूज किया। हम आपको अभी भी सम्मान की नजर से देखते हैं। आपने लेकिन ये एक भी नहीं समाज बोला के कि तौर पर, कभी बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। एक समाज के तौर पर आप जो है ना ऐसा रमाकांत जी, देखिए कोई बात नहीं, 10, 15, 20, 25 दिन की बात है, 1 महीने की बात है, 2 महीने में सब क्लियर हो जाएगा कि जो है ना जो कुछ कहते हैं ये करते हैं नहीं करते, आपके सामने आ जाएगा, पूरे सर देश वो के तो सामने क्लियर आ हो जाएगा। जाएगा। देसवाल जी, ये भी क्लियर करिए हाँ। कि इसका जिम्मेदार कौन अच्छा, है जो उत्तर प्रदेश वो और जो हरियाणा की आर्थिक- अर्थव्यवस्था को जो गहरा धक्का आर्थिक- लगा है, आर्थिक आपने जिसकी बात भरपाई करी। करने में कई वर्ष और लग जाएंगे, हाँ। कई वक्त लग जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है सर? उसका जिम्मेदार ये केंद्र सरकार है। हम लोगों की जो लाखों आदमी यहाँ पर जो आए थे इस धरने के अंदर, एक साल जो हमारी उम्र कम हुई है, 1 साल हम यहाँ जो सड़कों पे बिठाए रखे हैं और हर तरीके की जो ना मौसम की मार को हमने सहा है, 1 साल एक आदमी का लाखों आदमियों की यानी ये जो जितना काम और हो सकता था उस सब की जो बर्बादी हुई है, उसके लिए मात्र और मात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है हमारी केंद्र सरकार। अगर ये शुरू के ही 10-15 दिनों में, जैसे ही हम 26 नवंबर को आए थे, ये बैठ के हमारे साथ जो है ना जो वार्ताएं हो रही थी उसमें निपटा देते, ना हमारे इतने आदमी मरते, ना हम 1 साल यहाँ बैठते, ना हमारे ऊपर जो है ना इतनी ये झगड़ा कर रहे थे, हम अपने हक मांग रहे थे, ये उसको झगड़े में। आज भाजपा के साथ अगर कोई आदमी असहमति जताएगा तो भाजपा उसको झगड़ा मानती है। हम झगड़ा नहीं मान रहे, हम तो भाई इनके दरवाजे पे गए थे, अपने हक मांगने के इनकी चौखट पे गए थे, निवेदन कर रहे थे, इन लोगों से हाथ जोड़ कर मांग रहे थे, लेकिन इनका रवैया बड़ा अजीब था। खैर, अब भी जो कुछ हुआ पुरानी बातों को भूलिए, आगे की सुध लीजिए और इस बात को जो भी अब ये बैठ के फैसले गए इन पे आगे सरकार काम करे, विश्वास जीते हम लोगों का। हम लोग भी कहें कि हाँ भाई इस सरकार ने जो है ना हमने कष्ट उठाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत भला सो भला। ठीक है, जॉइन जी को मैं रुक करूं उससे पहले रमाकांत मिश्रा जी, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अब बार बार आंदोलन को कहते आए हैं, तमाम नेता ये कह रहे थे कि आंदोलन की वजह से जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वो चरमराई है या वहां पर धक्का लगा है, लेकिन इनका कहना है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों इस आंदोलन को पहले खत्म नहीं करवाया? नेहा जी, ऐसा है अब जब आंदोलन खत्म हो गया है, निश्चित तौर पर हम लोगों को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और हर एक वर्ग को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही कहा है जो क्या लाभ क्या हानि, किसकी जीत किसकी हार, ये तो आप देखने लगेंगे तो फिर बहुत कुछ रह जाएगा। फिर तो हम 26 जनवरी की घटना भी हम देखें तो जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो आज हुआ, इस आंदोलन में हुआ। इसलिए हम ऐसे बातों पर न जा करके बल्कि बिल्कुल सकारात्मक कदम के साथ अपने किसान मित्रों के साथ, देसवाल जी को जरूर हमारी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ। ऐसा नहीं है जो कि मैं इज्जत नहीं करता हूँ, क्योंकि समाज के हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेदारी हो जाती है जो कि हम अपने समाज को क्या दशा और दिशा दिखाए। इसीलिए देसवाल जी यहाँ पर बिल्कुल इस चीज को न लें जो कि मैंने क्या कहा। कहने का मतलब ये है आंदोलन का मूल्यांकन निश्चित होगा, कहाँ पर सचमुच बात है, जो क्या हानि हुई, इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग आगे आएंगे और सकारात्मक कदम के साथ आगे आए।
किसान आंदोलन आखिर खत्म होने को है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार ने तमाम जो मांगे हैं वो मान ली है और किसान अब घर की ओर वापस लौट रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, क्या एक मजबूरी सरकार की ये भी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम पार्टियों के लिए। अगर केंद्र पर सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। और पश्चिमी यूपी जाट लैंड कही जाती है, किसान लैंड कही जाती है, और वहां पर जिस तरह से सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं बेसिक मुद्दों को उठा रही है। उसके साथ साथ अब बीजेपी को क्या ये डर सताने लगा था कि पश्चिमी यूपी हाथ से निकल जाएगा, पंजाब जहां पर ये भी खबरें आई थी कि बीजेपी के नेताओं को नहीं घुसने दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नेगेटिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बेनिफिशियल होगा। एक ये भी डर था क्या जिस वजह से इस कृषि कानून को वापस लिया गया? देखिए, कृषि कानून वापस लिए गए हैं, हम सबको इस बात की बहुत खुशी है। ये एक बहुत ही जिसे कहें वेलकम डिसीजन है केंद्र सरकार का। पर ये इसकी टाइमिंग जो है ये हमने नहीं डिसाइड करी, बीजेपी सरकार ने डिसाइड करी है। और सीधे तौर पे ये जो टाइम किया गया है ये उस टाइम इन्होंने वापस लिए जब पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में जो कि एग्रीकल्चर जहाँ पे एक मेन ऑक्यूपेशन है वहां पे ये चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने इसको वापस लिया। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे इनके ऊपर अगर ये उंगली उठती है तो वो सही उठती है कि इन्होंने इसको इस तरह टाइम किया। और दूसरी चीज जो ये कहते हैं कि सबके प्रधानमंत्री हैं, हम भी यही बात कहते हैं कि सबके प्रधानमंत्री हैं, सबको एक नजर से देखें। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है तो उनको ट्रोल किया जाता है, उनके खिलाफ बोला जाता है। मैं अभी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी एक फार्मर से रिलेटेड इश्यू है। इन्होंने एक अदानी ग्रुप के साथ टैक्स किया है जिसमें एसबीआई का लेंडिंग पार्टनर बना है अदानी। तो एसबीआई जो है वो उसके 45.92 करोड़ उनके जिसे कहें आप कस्टमर्स हैं, 22,219 ब्रांचेज हैं एसबीआई की और 2,45,000 से ज्यादा उनके एम्प्लॉइज हैं। तो उन्होंने अदानी कैपिटल के साथ एक पार्टनरशिप में गए हैं वो लेंडिंग के लिए, जिनकी सिर्फ 63 ब्रांचेज हैं और 750 से तकरीबन 750 एम्प्लॉइज हैं। तो इतने बड़े बैंक को अदानी की मदद की क्या जरूरत है फार्मर्स को लोन देने के लिए या उनको सहायता बढ़ाने के लिए? तो बार बार मोदी सरकार कह लीजिए, बीजेपी सरकार कह लीजिए, हमारे देश की केंद्रीय सरकार कह लीजिए, ये खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होने देते कि आम जनता की सरकार है, किसानों की, मेहनत कश लोगों की, मजदूरों की सरकार है। ये बार बार जैसे ही लोग इनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, ये इस चीज के ये खुद ही ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा टैनी जी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया। ठीक है जॉइन जी, मैं आ रही हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, मैं फिर मौका दूंगी आपको, फिर मौका दूंगी इसमें रिएक्शन ले लेते हैं। हम लोग गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। ठीक। गैर जिम्मेदार जो रवैया है या व्यवहार है वो बीजेपी सरकार का है देश के प्रति। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं सर, और ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक गले की फांस बन गया था ये कृषि कानून, ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। इसीलिए अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब आप लोगों को लगा कि आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, लिहाजा इसको निपटाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने इस कानून को वापस लिया। ये ये टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं सर। और क्या वाकई आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी, और आपको तब क्यों नहीं लगा जब अकाली दल आपको छोड़ के चले गया, आपको तब क्यों नहीं लगा जब विपक्षी दल एक स्वर में आवाज लगा रहे थे कि नहीं इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए? आप लोगों को तब क्यों नहीं लगा जब आंधी, तूफान, बारिश और हर तरह धूप, गर्मी, हर चीज को किसान सहन कर रहे थे? क्या तब नहीं लगा आपको कि कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए? नेहा जी, मैं क्रमवार आपको समझाता हूँ और बहुत ही टेक्निकल चीज है और मैं आपको बिल्कुल ऐसा बात यहाँ पर अभी कहूंगा तो निश्चित तौर पर दर्शकों को भी समझने में सहूलियत होगी। देखिए, हमने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था, आपने देखा 8/11/2016 की बात है ये, और हम यूपी में अगले साल 2017 में हम किस तरह से सीट लेकर के आए आपने देखा होगा।
उसी तरह से हमने जब जीएसटी, जिसको राहुल जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, वहां पर गुजरात में चुनाव था, हमने गुजरात में किस तरह से वापसी करी। सर, अगर आपको लग रहा है कि आप तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेकर भी चुनाव जीत जाते तो फिर आपने क्यों? आ रहा हूँ नेहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ। अब देखिए ना, अब उसी तरह से जब कृषि कानून आया तो उस समय में पश्चिम बंगाल में आपने देखा जो कि इलेक्शन था, तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, ये सारे परिप्रेक्ष्य थे। आपने देखा बिहार में हमने गवर्नमेंट बनाई, हमने असम में गवर्नमेंट बनाई, हमने देखा अब जो कि 3 से 77 सीट तक हम बंगाल में पहुंचे, जहां पर कोई उम्मीद कहता था जो कि नहीं था वहां पर, लेकिन हमने 3 से 77 लिया। लेकिन अगर आप देख लें, वर्तमान में देख लें, तो त्रिपुरा में किस तरह से हमने निगम चुनाव में आपने देखा जो कि 334 से 329 सीट भाजपा लेकर के आई है। तो ये उसके साथ उसको जोड़ना, ये थोड़ा सा मैं कहता हूं जो कि वो सही नहीं है, क्योंकि आपके सामने में है। मैं अगर ये कहता हूँ हाँ ठीक है, चैनलों पे बैठ करके मैं झूठ कहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सारा वहाँ पर आपके पास रिजल्ट है, सब कुछ है। असम में क्या उतने बड़े लेवल पर ये आंदोलन चला? क्या पश्चिम बंगाल में उतने बड़े लेवल पे ये आंदोलन चला? क्या त्रिपुरा में उतने बड़े लेवल पे ये आंदोलन चला? कहाँ चला? उत्तर प्रदेश में चला, हरियाणा में चला, पंजाब में चला? असम में किसान नहीं है, त्रिपुरा में किसान नहीं है, पश्चिम बंगाल में किसान नहीं है। क्या हमारे किसान केवल किसान बैठे हैं धरने पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या किसान पंजाब में ही है, ये आपको नहीं केवल पता है? हरियाणा में ही है? ये किस चीज पे एमएसपी की मांग कर रहे हैं सर? वो कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन उसका होता है? निश्चित बात है, ठीक है, आप बताइए ना, मुझे बताइए। पंजाब में है, पश्चिमी यूपी में है, या हरियाणा में है, या राजस्थान में है? नहीं तो त्रिपुरा और असम की और पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे सर किसान तो है ना नेहा जी किसान तो हैं। मैं कह रहा हूँ किसान तो है वहाँ पे। किसान किस चीज की ये मांग कर रहे हैं सर? एमएसपी पे कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं सर। देखिए मैं नेहा जी मैं कह रहा हूँ, आप जैसे कहते हैं जो कि इसको 5 स्टेट के चुनाव से जब जोड़ा जाता है, तो मैं वहां पर आपको कह रहा हूँ जो कि ये इस तरह की परिस्थिति कहीं ऐसा नहीं है जो कि आप कानून कोई भी लाए। मेरा ये कहने का मतलब है उसको चुनाव से, जो जैसे कांग्रेस कहती है इसको चुनाव से देखा जा रहा है जोड़ करके, ये गलत है। क्योंकि हमने आपको उदाहरण दिए हैं जहां पर हमने वहां पर बिल भी लाए, कानून भी लाया, लेकिन हमने वहां पर सरकार भी बनाई। इसलिए मैं समझ रहा हूँ तो पंजाब में केवल है एमएसपी की चाहिए, पश्चिमी यूपी है, बिल्कुल सही बात है, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको इससे जोड़ना वो सही नहीं है। मैं वो चीज कह। ठीक है जॉइन जी। देखिए जी, डिमोनेटाइजेशन की इन्होंने बात करी, कैश फ्लो आज देश में 120% बढ़ गया है। जब नहीं, आप अगर ये कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, इस धरने को आंदोलन को स्थगित करवा दिया, अभी मिश्रा जी का ये कहना है कि अगर आप चुनाव से जोड़ के से देख रहे हैं तो ये सही नहीं है, चुनाव के मद्देनजर हमने ये फैसला नहीं लिया। तो अभी क्यों लिया? अब से पहले क्यों नहीं लिया? इनको 365 दिन दिखा नहीं। जब किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे तो मोदी जी ने मन की बात के एपिसोड किए, उसमें वो जिम कॉर्बेट के जंगलों की बात कर रहे थे, बाघ और उनके बच्चों का कैसे उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या बढ़ानी है उसकी बात कर रहे थे। तब उन्होंने किसानों की बात मन की बात में भी नहीं करी। वो एक बार खुद स्वयं नहीं गए। मोदी जी तो क्या, अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भी नहीं किसानों के पास एक बार गए, ना हमारे खेती मंत्री तोमर साहब थे तब नरेंद्र तोमर जी, वो भी नहीं गए उनके पास। वो थोड़ी जेपी नड्डा जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है वो तक नहीं किसानों के पास एक भी बार गए। तो ये कैसे कह रहे हैं कि बातचीत चल रही थी ना जॉइन जी, बातचीत तो चल रही थी देसवाल जी, कई दौर की बातचीत हुई, चल रही थी कि किसानों को वहाँ बुलाया जाता था, उसके बाद उनकी कोई मांग मानी नहीं जाती थी, वो वापस चले जाते थे। तो अभी प्लीज देसवाल जी को बोलने दीजिए, वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे। प्लीज देसवाल जी। नेहा जी, चर्चा का समय समाप्त होने को मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा। इस समय देश के अंदर विपक्ष कमजोर है और इस सरकार की नीयत खराब है। इसकी हर क्रियाकलाप के ऊपर पैनी नजर देशवासियों को रखनी पड़ेगी। ये देश के सभी संसाधनों को चुने हुए कुछ उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है ये सरकार। अगर आप जागरूक नहीं रहे, जैसे किसान जागरूक थे तो आज वे जो है ना सफल हो गए हैं। हर देशवासी को जागरूक रहने की जरूरत है, अन्यथा आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में। इसलिए इस सरकार के ऊपर जो है ना ये हमारा फर्ज भी बनता है। सर ये चीजें क्या बता रही है जो आप चीज बोल रहे हैं? ये बता रही है कि अभी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी आप लोगों की कम नहीं हुई,
खत्म नहीं हुई? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार के ऊपर नजर रखें, उसके क्रियाकलापों के ऊपर। अगर कोई गलत बात करती है तो हम उठाएं। अगर विपक्ष कमजोर हो गया है तो देश तो कमजोर नहीं हुआ ना, देश तो आवाज उठाएगा। हमारा विपक्ष कमजोर है इस समय पे, वो बटा हुआ है आपस में। इसलिए जो है ना, हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है देशवासियों को कि सरकार कोई गलत काम ना कर जाए। मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अभी देसवाल जी कह रहे थे जो कि विपक्ष बहुत कमजोर है, मुझे लग रहा है विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होता है, क्योंकि विपक्ष तो अपने आप को कमजोर मान ही नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रही है, तो कौन सा ऐसा विपक्ष है जो कमजोर होकर के संसद नहीं चलने दे रही है? आपने देखा जो कि संविधान दिवस के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम का, क्योंकि संविधान तो सबका है, लेकिन संविधान दिवस पर उन्होंने कार्यक्रम का भी विरोध किया। तो हम इस तरह से विपक्ष तो विरोध करेगा ना सर, इसलिए किया विपक्ष तो विरोध करेगा, तानाशाही थोड़ी चलेगी। विपक्ष अपनी आवाज तो उठाएगा ही ना। लेकिन एक सवाल, ठीक है मिश्रा जी अब सवाल इस बात को लेकर, तीनों कृषि कानून तो सर वापसी हो गए हैं, और जो तमाम मांगे हैं किसानों की, उस पर भी बातचीत चल रही है, या फिर यूं कहें कि एक आश्वासन जो इन्हें मिला है, एक कमेटी बना दी गई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सर इसके साथ साथ अब इस बात को नहीं हम भूल सकते कि जो और मांगे उठ रही थी इससे पहले, वो क्या एक बार फिर से मुखर हो जाएगी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही? एनआरसी को वापस लेना, सीए को वापस लेना, क्या इनके खिलाफ भी जो आवाजें उठ रही थी वो एक बार फिर से मुखर हो सकती है क्या? नहीं, मतलब ही नहीं है। देखिए किसान, मैं कह रहा हूँ, कोई ये देश 65% ऐसी आबादी है जिसको जो कृषि पर आधारित है। निश्चित तौर पर यहाँ का एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उस वर्ग को जिस तरह से हम लोगों ने अभी जैसे किसान आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस चीज को हमने वहाँ पर मनाने की कोशिश की है, और सरकार प्रतिबद्ध है जो कि उस चीज को, मांग को हम पूरा करें। लेकिन अब इसके संबंध में अगर ये कहा जाए सीए और एनआरसी के लिए, तो बिल्कुल नहीं, कहीं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी के लाठी से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है, ये न्यायालय से चलता है। यहाँ पर भी पूरी तरह से न्यायपालिका है, पूरी तरह से यहाँ पर संविधान है, इसलिए संविधान से चलता है देश, किसी के लाठी डंडे से नहीं चलेगा। कोई अगर कहेगा सीए एनआरसी के लिए हम यहाँ पर कुछ और बना देंगे, यहाँ पर फिर एक अलग बना देंगे, हम यहाँ पर शाही बाग बना देंगे, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है जयंत जी, क्या अब बीजेपी ने एक बार फिर से कड़ी टक्कर कर दी है पश्चिमी यूपी में और खास तौर पर पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ कड़ी टक्कर देने को तैयार है? देखिए, गुरनाम सडूनी जी की स्टेज से एक चीज उन्होंने क्लियरली कह दी थी कि चाहे बिल वापस ले लिए गए हैं, पर जो 700 से ज्यादा शहादतें हुई हैं उनको मत भूलिएगा। इनकी एक्स अलायंस पार्टनर है श्रोमणी अकाली दल, उनकी हरसिमरत कौर बादल है एमपी पंजाब बठिंडा से, उन्होंने भी कहा है कि अगर ये सरकार पहले ले लेती तो 700 किसानों की मौतें ना होती। 700 किसानों की मौतों की जिम्मेदारी किसी बीजेपी सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। इसके अलावा जो ये कह रहे हैं संविधान, अगर ये संविधान की इज्जत करते, उसकी सचमुच इज्जत करते और उसके पालन करते संविधान का, तो ये खेती कानून बनाते ही नहीं, क्योंकि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट ही नहीं है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस के द्वारा ये कानून ला के 300 से ज्यादा दिन, 1 साल से ज्यादा कह लीजिए, अब तो किसानों को सड़कों के ऊपर इन्होंने बिठाया। ठंड में, गर्मी में 700 से ज्यादा मौतें हो गई, कितने लोगों के परिवार उजड़ गए, वो सब इनकी वजह से हुआ, क्योंकि ये इस देश को तानाशाह की तरह चलाना चाहते हैं। अभी भी जब बिल वापस लिए गए, जो सवाल था मेरा उस पे आइए, क्या एक बार फिर से कड़ी टक्कर देने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है आप लोगों को? हम संविधान की इज्जत करते हैं। पार्लियामेंट में अभी भी बिल वापस लिए गए, विपक्ष ने रिक्वेस्ट करा एक उसके ऊपर चर्चा की जाए, बिल्स के ऊपर, जब वो वापस ले रहे हैं कि क्या इन बिल्स से नुकसान हुआ, जो भी उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए वो फिर मना कर दिया गया, इन्होंने चर्चा नहीं करी। तो जब आप पार्लियामेंट के अंदर चर्चा ही नहीं करना चाहते तो आप कैसे कहते हैं हम संविधान की या पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं? और बात रही कि मुझे लगता है जो भी अभी पीछे बाई इलेक्शन हुए हैं इस देश में, उसमें लोगों ने साफ तौर पे इनको दिखा दिया है कि बीजेपी से विश्वास जनता का उठ चुका है। और अभी भी पंजाब में ये बाकी पार्टियों से
बैक बोरो स्टील करके लीडरशिप ला रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो इनके पास लीडरशिप भी नहीं है। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, इसके मिश्रा जी क्या अलावा वाकई एक बाई और इलेक्शन निर्मला में दिखा दिया है? सीतारमण जी ने पहले कहा था ठीक है। पेट्रोल डीजल की प्राइस कम नहीं हो सकती, ठीक। बाई इलेक्शन हारने के बाद पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी कम हो गए। ये तो अच्छी बात है ना, बीजेपी को ये तो अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हुए हैं। ठीक है मिश्रा जी, क्या वाकई एक आईना दिखाया है बाई इलेक्शन ने आप लोगों को? नेहा जी, जिस पार्टी ने 10 साल में 90% इलेक्शन हार चुकी है, मैं फिर के दोहरा रहा सर हूं ये आपको, ओवर कॉन्फिडेंस, जिस ओवर कॉन्फिडेंस है क्या बीजेपी का? मैं यहाँ पर ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका हम लोग ग्राफ जनता- नीचे गिर रहा है। हम तो ग्राफ देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो 10 सर वो साल ग्राफ में तो सबको 90% पता है ना चुनाव हार सर, चुकी है। तो कौन सी पार्टी कौन से राज्य में है, कितने चुनाव हारी है, वो तो सबको पता है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है सर, उस पे आ जाइए ना। जी, मैं कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा बाई इलेक्शन में, इनकी क्या बाई इलेक्शन में 1 सीट 2 सीट 3 सीट क्या 400 सीट के लिए हुआ था क्या? तो कहने का मतलब वो क्षेत्र विशेष के लिए होता है, व्यक्ति तो विशेष इसका के लिए मतलब होता है। तो इसलिए उन लोगों की इसको वोट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मास थोड़ी सी इलेक्शन हारते हैं ये तो मास वो लोग लेवल पर देश के सदस्य नहीं है। ये मास उनकी लेवल पर मंशा इसका क्या है, चुनाव उनकी किया आपकी जाएगा, ये नहीं expectation कर- क्या है, उसका कोई ये- वैल्यू नहीं है। ये मास लेवल पर आप नहीं कर सकते इसकी ठीक। तुलना। मैं मैं इसीलिए कार्यक्रम कह के रहा हूँ, आखिरी कोई पड़ाव 1 पे सीट हूँ। हुआ, कहीं 2 सीट हुआ। देसवाल जी, जो तो फिर आप बिल लोगों वापस की क्यों नहीं बातें अभी थी आपने, अगर और मास आप लोग लेवल पे लगातार नहीं इस बात को करता। कह रहे थे कि हम तो आंदोलन पर है, लेकिन सब किसी को भी वोट दीजिएगा लेकिन बीजेपी को मत दीजिएगा। क्या उस बात पे आप अभी भी कायम हैं? क्या बीजेपी की अभी भी खिलाफत कर रहे हैं या फिर नहीं, जिस मर्जी को वोट मेरे दें? पोते की जो उम्र है ना, मेरे ग्रैंडसन की, वो 14-15 साल है। जिस समय पर मेरे लाठी पड़ी थी और मेरी जो है ना कब्र नीली हो गई थी, तो वो बच्चा भी रोया था और कहा था कि इस पार्टी को देख के जो है ना कभी हम लोग भविष्य में कभी हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारे पर इन्होंने बेरहमी से जो इन्होंने व्यवहार करा था। नेहा जी, ये बात कैसे हमारे मनों से निकल जाएगी? सर हम जब तक रहेंगे। मैं राज सिंह देसवाल जी से नहीं, मैं भारतीय किसान यूनियन के महासचिव या सचिव से बात कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी भी भारतीय किसान यूनियन अभी भी क्या इसका विरोध कर रहा है कि बीजेपी को वोट ना दे, बाकी किसी को भी दे? हम ये कहेंगे जो किसानों के हक में काम करे, जिसने किसानों के अगेंस्ट काम करा है, जिन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार करा है, उसके साथ जो है ना कोई सहयोग ना दें। जी चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।